भारत की खोज किसने और कैसे की? कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश की खोज किसने की, इसके बारे में कई सारी अफवाह है। कुछ लोगों का मानना है कि पुर्तगालियों ने भारत देश की खोज की थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने भारत की खोज की थी। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सच जिस पर आज के समय में सभी का यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो ये कि भारत की खोज किसी विदेशी द्वारा नहीं की गई थी और इस पृथ्वी पर भारत देश विश्व का सबसे पहला और प्राचीन देश है। आज के समय में हम जिस भारत को हम नक्शे में देखते हैं, वो प्राचीन भारत के मुकाबले बहुत छोटा है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत आज से हजारों साल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस वजह से पुराने समय में विदेशी यात्री भारत अक्सर आया करते थे और भारत की सुंदरता और शिक्षा को देखकर भारत में ही बचाना चाहते थे। मुगलों और तुर्कों ने भी भारत की समृद्धि को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर भी इसके बाद भारत कई देशों में बढ़ता चला गया और आज हम जिस भारत को देखते हैं, वो पुराने भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा है। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर भारत की खोज कब और कैसे हुई, तो इस सवाल को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत की खोज सबसे पहले आर्य समाज के लोगों ने की, जिस वजह से भारत को अपने पुराने समय में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम भारत पड़ा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, जिस वजह से भारत की संस्कृति को और सभी देशों के मुकाबले सबसे पुराना माना जाता है। जब इस दुनिया में किसी भी देश का जिक्र नहीं आता था, उसके कई साल पहले ही भारतीय लोग सुख शांति भरा जीवन जीते थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भारत की खोज स्वयं ईश्वर ने की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जिक्र खुद कई भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिस वजह से ऐसा बताया जाता है कि हमारे भारत में सनातन सभ्यता भी आज से लगभग अरबों साल पुरानी है और वेदों के अनुसार भारत को आर्यों की भूमि भी कहा गया है, जिस वजह से भारत का नाम आर्यावर्त पड़ गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास के मुताबिक हमें ऐसा पढ़ा जाता है कि भारत की खोज सन 1998 में वास्को डी गामा ने की। दोस्तों, भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हर मामलों में पूरी तरह परिपूर्ण रहा, जो न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से परिपूर्ण रहे और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नजर रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग को पहले खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुँचे। हालांकि आजकल पढ़ा जाता है भारत के समुद्री मार्गों की वास्को डी गामा ने खोज की थी, न कि भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बता देते थे कि वो ये मसाले पैदा किस जगह करते हैं। यूरोप इस बात को समझ चुका था कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देश ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक बात भारत की है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसको पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत की दूसरी ओर भारत को तीन ओर से समुद्र ने घेर रखा है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला रशिया पार कर चीन होते हुए बर्मा से भारत, जो कि अनुमान से कई ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करते हुए भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वो किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो कि पैसे से एक नाविक था और उसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइंस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे, जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाला लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो उन्हें भारत कम समय में ले जाए और ये केवल समुद्र के जरिए ही संभव हुआ। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुआ। उसके जहाज बेड़े में 4170 के करीब आदमियों का दल था। सबसे बड़े जहाज पर वो खुद था। साउथ अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वो अफ्रीका के ही एक राज्य मौसम्बा में आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक जो कि भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचा। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा भारत की खोज के लिए। ये सफर करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने
स्थायी राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके समुद्री बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे भी गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा का स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरिक की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उसमें भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार था। इस वास्को डी गामा को इसके नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। वास्को डी गामा के रास्ता खोजने के बाद यूरोपीय देशों के लोग जगह जगह से भारत में व्यापार करने आने लगे। साल 1499 तक भारत पूरी तरह से दुनिया के नजरों में आने लगा। वास्को डी गामा ने यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन के लुटेरों के लिए भारत आने का इतना अच्छा रास्ता खोज दिया कि वो लोग भारत आते तो व्यापार के लिए ही थे, लेकिन यहाँ रहन सहन और संस्कृति को देखकर यहीं बस जाते थे। साथ ही साथ वो यहाँ रहकर भारत के लोगों को व्यापार में बेवकूफ बनाकर लूटते थे। यूरोपीय लोगों की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारत पर कब्जा करने की कोशिश और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे हजारों सालों तक हमारा भारत गुलाम रहा। दोस्तों, भारत देश कभी गरीब देश नहीं था, बल्कि गरीब बनाया गया। भारत एक ऐसा देश था जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे पर अपना हक जमाने की कोशिश नहीं की, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर दिए। और यही वजह है कि आज हमारा भारत प्राचीन भारत के मुकाबले नक्शे में बहुत छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही भारत को सोने की चिड़िया सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि पुराने समय में भारत के अंदर बहुत सारा धन और खजाना मौजूद था और करीबन 16 ईस्वी के आसपास भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 1305 अमेरिकी डॉलर हुआ करती थी, जो कि उस जमाने में अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन जैसे कई देशों से भी ज्यादा थे। और भारत की यही संपत्ति विदेशी हमलों का बहुत बड़ा कारण बनी थी, जिस वजह से विदेशी आक्रमणकारी और अंग्रेजों ने हजारों सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा और अपार धन दौलत इस देश से लूट कर ले जाते रहे। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारत में अनाज, मसाले आदि जैसे कई खाद्य पदार्थ, हीरे और रत्नों के उद्योग में सबसे आगे हुआ करते थे और इसी वजह से भारत उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र बना। आज के समय में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारत अपने पुराने समय में केवल मसालों के व्यापार में सबसे आगे था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत पुराने समय में मसालों के अलावा और भी चीजों के व्यापार में सबसे आगे था। ये कहना कि भारत की खोज कब हुई महज एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार साल या लाख साल नहीं, बल्कि करोड़ों सालों पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज का श्रेय एक व्यक्ति को देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।